जैसे कि साथियों 4 का 12 से संबंध है, ये 4 डॉट दे रखी मतलब संख्या बदल जाएगी। 8 का संबंध किससे होगा? यदि 10 का संबंध 24 से है तो फिर साथियों आप क्या बताओगे? यदि 4 का संबंध 12 से है तो मैं 4 इंटू 3 बराबर 12 कर सकता हूं, और 8 इंटू 3 कितना होगा? 24 होगा। और विद्यार्थी यहाँ पर ही साथियों गलती कर देता है और 24 को लॉक कर देता है, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही एग्जामिनर ने ऐसा दे रखा है, खेल खेल गया। फिर साथियों आप देखोगे कि 10 इंटू 3 करता हूं तो 30 आते हैं, परंतु साथियों यहां पर तो 24 दे रखे। ठीक है, इसका मतलब जो हमने 4 इंटू 3 बराबर 12 किया था ये गलत है। ये तो सही है कि 4 इंटू 3 बराबर 12 होता है, परंतु ट्रिक गलत है साथियों। ठीक है, जो हमने लॉजिक लगाया वो थोड़ा सा गलत लग रहा है। अब क्या कर सकते हैं? मैं 4 से 12 कैसे लाऊं, 10 से 24 में कैसे लाऊं? दिमाग लगाता हूं। देखें, यदि मैं 4 इंटू 2 करूं तो 8 होता है, और मैं 12 लाने के लिए प्लस 4 कर देता हूं तो 12 आ जाएगा। ये मैंने लॉजिक लगाया, कोशिश की करने की, एग्जाम में बैठा हूं। फिर साथियों हो जाएगा बिल्कुल, यदि मैं 10 इंटू 2 करूं जिस प्रकार मैंने 4 इंटू 2 किया तो हो जाएगा साथियों 20, और 20 प्लस यदि मैं 4 करूं तो 24। वाह क्या बात है, आ गया। इसका मतलब ये लॉजिक लगेगा। कुछ करने की जरूरत पड़ी तो बिल्कुल आप बोलोगे हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी। 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 प्लस यदि मैं 4 करूं तो मेरे 4 के टुकड़ों 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले एकदम सही हो जाएंगे। आज के सवाल थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्लास अटेंड स्टार्ट कर दो। यदि व्हीकल सर्दी कार से संबंधित है, फूड सर्दी पिज्जा से संबंधित है, तो क्रोकरी किससे संबंधित हो जाएगा? बताएंगे जल्दी से, सही आंसर देंगे एकदम। यदि साथियों व्हीकल, साथियों एक प्रकार की कार क्या होती है? व्हीकल होती है। पिज्जा क्या होता है? खाने का होता है। तो क्या लैंग्वेज होती है? क्या क्रोकरी? प्लेट होती है। क्या टेबल नहीं होती है साथियों? स्टोव नहीं होता है। क्रोकरी मतलब एक प्रकार की प्लेट। ऑप्शन नंबर बी, प्लेट कप ये सब क्या कहलाते हैं? क्रोकरी कहलाते हैं। चलिए अब बताएंगे साथियों वर्गीकरण। ये जो टॉपिक है ये वर्गीकरण का है, यानी कि साथियों असमान चुनना है। इनमें से 3 तो किसी न किसी प्रकार से संबंधित है और एक असमान है, असमान गुण प्रदर्शित करता है। और ये भी 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो आप बताएंगे साथियों ईमानदारी से कि इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा। यदि मैं देखने की कोशिश करूं साथियों तो ओ 15 नंबर पर आता है, के मेरे चांद के टुकड़ों 11 नंबर पर आता है, और के आगे एल दे रखा है 14 नंबर पर आता है, और एल 12 नंबर पर आता है। बड़े ध्यान से आराम से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, घबराओ मत। चलिए वैसे भी हो जाएगा। जे 10 नंबर पर आता है, क्यू 17 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, और जेड 26 नंबर पे आता है। एच 8 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, जी 7 नंबर पे आता है, और ई 5 नंबर पे आता है। ए 6 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है मेरे चांद के टुकड़ों, ई 5 नंबर पे आता है, और सी 3 नंबर पे आता है। यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो मुझे बताइए साथियों जल्दी से। चलिए अब कोशिश करते हैं साथियों कि 5 से 15 से 11 आया, माइनस का 4 किया। 11 से 14 आया, माइनस का 3 किया। 14 से 12 आया, माइनस का 2 किया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10 से 17 आया, माइनस का 7 किया। 17 से 1 आ गया, और 1 से 26 आ गया, ये तो उल्टा हो गया। 8 से 4 किया मेरे चांद के टुकड़े, तो माइनस का 4 करेंगे तो आएगा। 4 से 7 किया तो प्लस का यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। अच्छा 11 से 14 आया, प्लस का 3 किया, ओके। और 7 से 5 आया तो माइनस का 2 किया, चलो ठीक है। 2 से 6 से 2 आया, माइनस का 4 किया। 2 से सर जी 5 आया, प्लस का 3 किया, और 5 से 3 आया, माइनस का 2 किया। मजा आ गया। अरे यहाँ पर एक दिमाग लगाने वाली बात है कि सभी में तो -4 +3 और -2 हो रहा है, पर इसमें नहीं हो रहा है। माइनस का 7 हो गया पहले ही पहले। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले एकदम गजब का आंसर दे रहे होंगे। क्या मेरी बात से सहमत हो? मेरे चांद के टुकड़े बताएंगे ईमानदारी से। वेरी गुड, शाबाश साथियों, बहुत ही खूबसूरत। ऐसे आंसर दोगे तो मजा आ जाएगा। सर जी रोज बोलते हो मैथ की क्लास लगाओगे, इस क्लास को शेयर कर दो। देखें, और लाइव की संख्या 200 पार हो गई तो रोजाना मैथ की क्लास भी आपके लिए लगाना स्टार्ट कर दूंगा। 150 प्लस भी यदि इस रीजनिंग की क्लास में लाइव की संख्या हो गई तो फिर साथियों आपके लिए रीजनिंग की जस्ट बाद में मैथ की क्लास भी लगवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे पढ़ने में यदि इंटरेस्टेड है तो मैं तो पढ़ाने के लिए तैयार हूं। मैं पूरा दिन फ्री बैठा हूं आपके लिए, यदि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो। वरना साथियों बहुत सारे काम रहते, बहुत सारे। साथियों यहाँ पर हो जाएगा कि 16 का संबंध 30 से है, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। आंसर आ जाएगा, यूं आ जाएगा एक झटके में। यदि साथियों इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं, यदि मैं 16 का दोगुना करूं तो 16 16 16 तो 32, 32 -2 करूंगा तो 30 हो जाएगा। यदि मैं 44 44 और 44 देखूंगा साथियों तो 88 होता है, और 88 -4 करूंगा तो 84 आएगा। यदि मैं 14 का दोगुना करूं तो 14 14 14 28, और 28 -2 करूंगा तो 26 आएगा। 18 को 18 18 तो 36, 36 -2 करूंगा तो 34 आएगा। 36 -2 किया, 28 -2 किया, 32 -2 किया, परंतु मेरे चांद के 44 में सर्दी 88 -4 करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करके आगे बढ़ो। कितना आसान क्वेश्चन है साथियों। चलिए ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, ट्रक स्कूटर और कार, टिपिकली मगरमच्छ वन, इनमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा साथियों? ये आपको बताना है। देखिए बताइए इनमें से कौन सा भिन्न हो जाएगा। शेर, तेंदुआ, लोमड़ी,
पेन, पेंसिल, रबर। साथियों देखो, ट्रक, स्कूटर और कार सब क्या है? वाहन है। छिपकली, मगरमच्छ और वन, ये सब एक नहीं है, ये सब जंगली जानवर नहीं है। वन अलग है, छिपकली अलग है, मगरमच्छ अलग है। शेर, तेंदुआ, लोमड़ी, ये सब जंगली जानवर है। पेन, पेंसिल और रबर, ये सब साथियों लेखन सामग्री है या फिर स्टेशनरी का सामान है। तो साथियों यहाँ पर तो ये साथियों बिल्कुल वर्ग से भिन्न हो रहा है, इसमें अलग अलग चीजें दे रखी है, ये एक समूह बना ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी को जो मेरे प्यारे साथी लोग कर रहे हैं वो सही आंसर दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ठीक है, चलिए। हाँ, कितनी कमीजें काली और पतलून दोनों है, क्या बात है। चलिए सर जी, ये हो जाएगा शर्ट, ये हो जाएगा ब्लैक और ये हो जाएगा ट्राउजर। ट्राउजर मतलब लिख लो साथियों यहाँ पे, शर्ट मतलब लिख लो साथियों कमीज, ट्राउजर मतलब लिख लो पतलून, और ब्लैक मतलब लिख लो काला। बोल क्या रखा है साथियों, ईमानदारी से आप आंसर देने की कोशिश करेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से। हाँ चलिए, बिल्कुल लोग करेंगे साथियों कितनी कमीजें, मतलब साथियों कमीज यानी कि शर्ट में आना चाहिए। कितनी कमीजें काली भी है और पतलून दोनों है, तो मेरे चांद की काली होनी चाहिए, ब्लैक में भी आनी चाहिए और पतलून में भी आनी चाहिए, यानी कि साथियों इसमें भी आनी चाहिए, और कमीज तो आना ही चाहिए, इसका मतलब 14। साथियों 14 तो देख लो कि बिल्कुल पतलून में नहीं आ रही है, इस डब्बे में नहीं आ रही पतलून वाले में, तो ये गलत हो जाएगा। 3 साथियों, 3 साथियों आप देखोगे कि ब्लैक में आ रही है, पतलून में नहीं आ रही है। 12 को लोग करो जो कि काला भी है, पतलून भी है और मेरे चांद के टुकड़ों क्या है, शर्ट भी है। तो ऑप्शन नंबर ए को लोग करेंगे, ऐसी 12 साथियों कमीजें हो जाएगी जो काली और पतलून दोनों है। क्या चीजें समझ में आई, मेरी बात से सहमत हो साथियों? सर 12 होगा, वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, ऐसे एग्जाम में भी करके आना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, वेन आरेख वाला, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है वेन आरेख। साथियों लड़की, बुद्धिमान, लड़का, इसको कैसे कर सकते हैं, आप जरा सा दिमाग लगाओ। चलिए लड़की, इसको मैं लड़की ले सकता हूं, इसको मैं लड़का ले सकता हूं, क्यों? क्योंकि लड़की लड़का में कोई संबंध नहीं होता है, होता है संबंध होता है, परंतु साथियों ऐसा कोई संबंध नहीं होता है, लड़की अलग होता है, लड़का अलग होती है, समझ रहे हो चीजों को? दोनों ही साथियों कुछ कुछ बुद्धिमान होते हैं और कुछ कुछ बुद्धिमान नहीं होते हैं। ठीक है, लड़का लड़की अलग, परंतु कुछ बुद्धिमान होते हैं लड़के भी, और कुछ लड़कियां भी बुद्धिमान होती है। अब ऐसा मत बोलना है कि लड़कियां बुद्धिमान नहीं होती है, सर होती है, कुछ कुछ लड़कियां बुद्धिमान होती है, जैसे कि हमारी माताएं, बहनें भले हमारी बुद्धिमान होना हो, हमारी माताएं बुद्धिमान होती है और हमारा ध्यान रखती है। ठीक है, लेखन सामग्री साथियों पेंसिल और स्टेपलर, देखो दोनों ही लेखन सामग्री में नहीं आते। लेखन सामग्री यानी कि स्टेशनरी, साथियों स्टेशनरी के अंदर स्टेपलर भी आता है और पेंसिल भी आता है, दोनों अलग अलग होते हैं, और ये वेन आरेख बनेगा, पता चल गया। शाकाहारी, औरत और बहन, देखो कुछ शाकाहारी होती है वो औरतें होती है, और सभी जो औरतें होती है वो बहनें होती है कि नहीं किसी किसी, और कुछ बहनें होती है वो शाकाहारी भी होती है। ये शाकाहारी, ये औरत और ये बहन को लोग करो। चलिए ओके, हाँ सर लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है तो सबसे बुद्धिमान होती है, सर जी माँ तो सबसे बुद्धिमान होती है, क्या बात है, बहुत अच्छा बोला। चलिए आगे चलूं। हाँ, यमुना, नदी और कावेरी, देखो साथियों यमुना एक नदी है और कावेरी भी एक नदी है, परंतु दोनों नदियां अलग अलग है, होगी नदियों में। चलिए ओके, ये लो, ये साथियों पूछा गया पासा से, पासा से पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना पासा से आएगा। अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा पासा बन रहा है, ए के विपरीत आई है, इसका मतलब ए और आई पास में नहीं आएंगे। आपको बताएं जेड के विपरीत यू है, एक डब्बा छोड़कर एक डब्बा देखो, जेड के बाद में ई को छोड़ दिया और यू देख लिया, जेड के विपरीत यू होगा तो जेड और यू कभी पास में नहीं आएंगे। ई के विपरीत ओ होगा, ई और ओ कभी पास में नहीं आएंगे। ई ओ दे रखा है तो ई नहीं दे रखा है पहले पासे में, आई दे रखा है तो ए नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है सर, ए दे रखा है, आई और ए पास पास में दे दिया, इसका मतलब ये पासा नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को और ऑप्शन नंबर ए को गलत कर दो, क्योंकि इसमें एक पासा बन रहा है और हमारे अनुसार साथियों एक पासा नहीं बन रहा है। चलिए अब देखिए साथियों दिमाग लगाने की कोशिश करना, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है तो आपको बताया कि ई नहीं आना चाहिए, ई आ रहा है साथियों, पासा नंबर 2 भी नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी को भी गलत कर दो। बच्चा क्या 3 और 4, 3 और 4 को देख लो, ए आ रहा है साथियों तो आई नहीं आएगा, जेड आ रहा है तो साथियों यू नहीं आएगा, ई आ रहा है तो ओ नहीं आएगा, ये बनेगा पासा। जेड आ रहा है तो यू नहीं आएगा, यू नहीं आ रहा है, ई आ रहा है तो ओ नहीं आएगा, और आई आ रहा है तो ए नहीं आएगा, ये भी पासा बनेगा। 3 और 4 पासे बनेंगे, परंतु 1 और 2 नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल साथियों लोग करेंगे ए को। चलिए एक निश्चित कूट भाषा में पैकेट को लिखा गया 62, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताया जाएगा कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन आएगा। और पोस्ट को लिखा गया 74, तो साथियों फेयर को लिखा गया 38, तो उसी कूट भाषा में प्यूपिल को क्या लिखा जाएगा? मेरे चार के टुकड़ों पॉकेट को देख लेते हैं एक बार, पैकेट को, पैकेट को देखेंगे तो पी 16 नंबर पर आता है, एक बार जोड़ के देखते हैं, एक ए नंबर पर आता है साथियों, टी 3 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है और टी 20 नंबर पे आता है। यहाँ पर लाना मुझे 62 में कैसे ला सकता हूँ, 20 और 5 25 और 10 33 और 1 36 और 3
39 और 41 और 6 46 और 10 56। 56 मुझे लाना 62 है साथियों। 56 56 प्लस यदि मैं 6 कर दूं तो 62 आ जाएगा। ये मैंने दिमाग लगाया कि 56 तो आ ही रहा है, प्लस 6 मेरी ओर से कर लेता हूं ना, क्या जा रहा है। मैंने दिमाग लगाया, एग्जामिनर क्या ये थोड़ी देख रहा है कि ये तो गलत कर रहा है, काटा पास कर रहा है। चलिए ठीक है, अब मैं देख लेता हूं मेरे चांद के पोस्ट का चमोतर कैसे लिखा। पी डायरेक्ट लिख लेते हैं। पी 16 नंबर पर आता है, प्लस ओ 15 नंबर पे आता है, प्लस 19 नंबर पर आता है, एस और टी आता है 20 नंबर पे। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलिए यहां पर करेंगे 15 15 15 30 और 1 31 और 9 40 और 10 50 और 70 70 आ गया। अब 70 में मैं क्या ऐड करूं कि 74 आ जाए, तो आप बोलोगे 70 में 4 ऐड कर दो, 74 आ जाएगा। ओके, मैंने भी मान लिया कि 70 के पास में 4 है, 4 को ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फेयर को भी देख लो उसी प्रकार से, और ज्यादा समझना हो तो एफ 6 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, आई 19 9 नंबर पे आता है और आर 18 नंबर पे आता है। चलिए सर 18 को 18 9 9 18 27 और 1 28 और 6 कितने हो जाएंगे 34 34 और मुझे लाना 38 है, तो मैं क्या कर सकता हूं प्लस के 4 कर सकता हूं और 38 आ जाएंगे। या क्या है, दिमाग लगाओ साथियों। यहां पर सबसे पहले देखेंगे तो 6 अल्फाबेट थे, इन सबको तो जोड़ दिया और 6 को भी जोड़ दिया आगे। यहां पर 4 अल्फाबेट थे तो 4 को भी जोड़ दिया साथियों इन सबको जोड़ने के बाद में। यहां पर भी 4 अल्फाबेट थे तो 4 को भी जोड़ दिया इन सबके साथ में। जैसा लॉजिक लग रहा है वैसा आपको भी लॉजिक लगा देना है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। हम क्या करेंगे साथियों, पीईओ, पी 16 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है और ई 5 नंबर पे आता है। सबको जोड़ दो मेरे चांद के 5 और 5 10 और 15 15 16 16 16 32 32 और 5 37 और 10 47 और 2 49 और मेरे चांद के टुकड़े 10 59। बिल्कुल यदि मैं 59 करूं तो यहाँ पर 59 आएगा। 59 प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने अल्फाबेट है प्यूपिल में, तो आप बोलोगे 6 अल्फाबेट है, तो 59 प्लस 6 किया तो कितना आ गया साथियों 69 होगा क्या। 59 और यहाँ पे जोड़ने पर कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी, 69 होगा शायद। ठीक है, देख लेते हैं कि यहाँ पे 16 16 16 32, ठीक है 32 और 5 यदि मैं करूं, 32 और 12 कर लेता हूँ, 32 और 12 हो जाएगा 34 और 10 44। ओके 32 और 12 44 44 और यदि मैं 5 और 5 10 होता है तो 44 और 10 54 54 और 5 साथियों 59 और 69। ठीक है 69 हो रहा है सबको जोड़ने पर। अब 69 में यदि मैं ऐड करूं 6 तो कितना बचेगा 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लोग करने वाले सही हो जाएंगे, 75 वाले एकदम सटीक आंसर बता रहे। थोड़ा सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब आयोजित किया गया था, 4 अप्रैल 2025 को। याद रखना इसका विषय क्या था, इसका विषय था बिम्स्टेक, समृद्ध, लचीला और खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो साथियों एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष अभी किन्हें नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मोहसिन नकवी को। ये वही मोहसिन नकवी है, ठीक है, कि एशिया कप का फाइनल जब भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता था तो इनके हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, याद है ना आपको, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहसिन नकवी। ये पाकिस्तान के हैं जो कि अभी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक मऊ पर हस्ताक्षर किया है। करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, LTSU पंजाब और NSDC के साथ, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। करेक्ट आंसर यहां आपका क्या हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम। देखिए मैं आज एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें 2025 के जो मैंने करंट अफेयर्स कराए हैं, जो इंपोर्टेंट सारे वो क्लासेस आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो वहां पर जितनी भी इंपोर्टेंट क्लासेस हैं ऐड कर दूंगा, आप लोग जाकर सारी क्लासेस देख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में जो है ना साथियों, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं। देखिए माउंट कंचनजंगा का जो संयुक्त भारत नेपाल का भी अभियान हुआ उसके नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना कर्नल सरफराज सिंह जी ने। ये है कर्नल सरफराज सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग सभी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी साथी लाइक जरूर करिएगा क्लास को। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कुंभकोणम पान के पत्ते को। यह है कुंभकोणम पान के पत्ते का फोटो देख सकते हैं जिसको अभी GI टैग दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया। देखिए स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी
एन चंद्रशेखरन जी को। आगे देखिए नेक्स्ट है, डॉक्टर पूनम गुप्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया? देखिए मार्च 2025 में ये जो है ना आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनी, ठीक है। इन्होंने किनका जगह लिया? करेक्ट आएगा माइकल डी पात्रा का। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, माइकल डी पात्रा का जगह लिया है। यह है साथियों डॉक्टर पूनम गुप्ता। आगे देखिए, नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज है जो अपने अभियान पर निकला है? देखिए करेक्ट होगा INSV तारिणी, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो के किस सैटेलाइट ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली थी? करेक्ट होगा कार्टोसेट 3 नामक सैटेलाइट ने, जो कि इसरो का सैटेलाइट है। और ये जो म्यांमार में भूकंप आया था, भारी तबाही मचाई थी इसने। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता रहा हूं, ऑपरेशन ब्रह्मा याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल को अभी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो साथियों केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? याद रखिएगा 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI में, IRDAI का फुल फॉर्म याद रखना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के में किस पद पर नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखना भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अभी नियुक्त किया गया है स्वामीनाथन एस अय्यर जी को। ये रहे स्वामीनाथन एस अय्यर जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। आगे देखिए, एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? किसने किया भाई? तो ये बिहार के राजगीर में आयोजित किया गया था ना अभी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, बिहार में। आगे देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी को हराया? यह है अनाहत सिंह साथियों, ठीक है। इन्होंने हेलन टेंग को हराया था, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हेलन टेंग। मात्र 17 वर्ष की हैं। आगे देखिए, भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? तो टाइगर ट्रायम्फ जो युद्धाभ्यास है, यह भारत और यूएसए के बीच आयोजित होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यूएसए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में साल 2025 का एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? देखिए, ये जो एबल पुरस्कार है प्रत्येक वर्ष दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, और 2025 में जापान के गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को दिया गया है। यह रहा उनका फोटो, मसाकी काशिवारा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, ध्यान से देखिए कि प्रतिवर्ष किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 24 मार्च को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, टीबी। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत के 3 बहादुर क्रांतिकारी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन अभी उठ के आया था ना आपका ग्रुप डी के पेपर में। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 23 मार्च। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। ये हिंदी भाषा के एक प्रसिद्ध लेखक है। इनको अभी साथियों 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। याद रखिए 2025 में दिया गया है, 2024 के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक 23 क्वेश्चन मैंने कराया ना, इसमें से अभी दिसंबर में जो आपका पेपर हुआ है ना, इस 23 में से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है। ध्यान से देखिए, SSC और रेलवे में हाल ही में कौन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आएगा क्रिस्टी कोएंट्री। याद रखना ये जिम्बाब्वे की है साथियों, जिम्बाब्वे की है। मैं हमेशा आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस कराता हूं साथियों, चाहे वो मिक्स क्वेश्चन का हो या आपको टॉपिक वाइज कराता हूं। कल मैंने पुरस्कार और सम्मान 2025 के सभी पुरस्कार और सम्मान करा दिया था, जाकर देख लेना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? करेक्ट आएगा राम सुतार। इनका नाम है राम सुतार, भारत के एक मशहूर मूर्तिकार। साथियों याद है ना, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति यूनिटी ऑफ देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? गुजरात में है। ये रहा इसका फोटो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति बनाई थी, किसने बनाई थी? इन्होंने ही बनाई थी, राम सुतार जी ने, याद रखना। और इनका भी हाल ही में साथियों दिसंबर 2025 में निधन भी हो गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की अगर बात की जाए तो 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 21 मार्च को। हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया भर के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिए खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक में अभी भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 118वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? तो WPL 2025 का खिताब अभी मुंबई इंडियंस ने जीता था, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर।
आगे देखिए नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के नए प्रधानमंत्री ये रहे, इनका नाम है मार्क कार्नी। मार्क कार्नी जो है कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि रमाकांत, देखिए रमाकांत रथ का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? करेक्ट आएगा, ओडिया भाषा के ये मशहूर कवि थे रमाकांत रथ, याद रखेंगे। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस महिला खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था? ये 2025 में मिला, 2024 के लिए किनको दिया गया है? तो याद रखिए सविता पुनिया को, ये रही सविता पुनिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? करेक्ट है, भारत के हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह जी को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? साथियों देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? भारत के शुभमन गिल ने, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। हाल ही में जारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में जारी AQAir वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? साथियों याद रखना 5वां स्थान। प्रदूषण के मामले में भारत को 5वां स्थान दिया गया है। इस सूची में पहले स्थान पर यानी सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो याद रखना चाड, ठीक है। भारत को 5वें स्थान पर रखा गया है प्रदूषण के मामले में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? साथियों करेक्ट होगा प्रणव वेंकटेश ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रणव वेंकटेश। कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकास कौशल। आगे देखिए हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, यह किस राज्य में स्थित है? साथियों डबल स्टार मार्क कर लेना, 2025 में भर भर के ये क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? कोई ऐसा एग्जाम नहीं है 2025 में जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता लापता लेडीज मूवी ने। केवल आईफा ही नहीं, देखो एक साथ इन्होंने आईफा की अगर केवल बात करें तो 10 पुरस्कार जीता है केवल आईफा में। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो किरण राव जी हैं, याद रखना। और टोटल अगर बात करें ना तो 59 अवार्ड अब तक जीत चुका है ये मूवी। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, लापता लेडीज, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, साथियों भारत ने। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने हैं? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ मुखर्जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉप 25 जीके के प्रश्न जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो 11th 12th या फिर अन्य सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को जानते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला कह रहा है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड की अवधारणा किसने दी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, राष्ट्रीय आय का मापन सर्वप्रथम किसने किया? राष्ट्रीय आय का मापन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइमन कुजनेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जिसे जीडीपी कहा जाता है का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा, देश में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ।
तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये बहुत ही बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1951 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय भागे जनसंख्या, ठीक है। राष्ट्रीय आय भागे जनसंख्या करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय का अर्थ मालूम चल जाएगा, मतलब प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है बजट किसे कहते हैं। बजट किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आय व्यय का वार्षिक विवरण बजट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि से। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है मांग का नियम किसने दिया। मांग का नियम किसने दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्शल। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है आपूर्ति का नियम किसने दिया। आपूर्ति का नियम किसने दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्शल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है मुद्रा के कितने मुख्य कार्य होते हैं। मुद्रा के कितने मुख्य कार्य होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 मुख्य कार्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है आयात यानी इंपोर्ट का अर्थ क्या है। आयात का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वस्तुओं को बाहर से मंगाना, ये होता है आयात यानी इंपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है निर्यात यानी एक्सपोर्ट का अर्थ क्या है। एक्सपोर्ट का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वस्तुओं को बाहर भेजना, ये एक्सपोर्ट कहलाता है यानी निर्यात। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू हुए। भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू हुए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि कर यानी जिसे हम टैक्स कहते हैं का मुख्य उद्देश्य क्या है। टैक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरकार की आय बढ़ाना। सरकार की आय बढ़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 21 कह रहा है जीएसटी किस प्रकार का कर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है मांग और आपूर्ति के संतुलन को क्या कहते हैं, ठीक है। मांग और आपूर्ति के संतुलन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संतुलन मूल्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है बैंक दर यानी बैंक रेट कौन निर्धारित करता है। बैंक दर को कौन निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 कह रहे हैं
राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है भारत में? राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है भारत में? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 25 कह रहा है, गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपके लिए हम 25-50 आप जितना कमेंट करेंगे उसके हिसाब से हम प्रश्न लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।